दोस्तों, अपनी श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम कुमार मुकुल जी के साथ हैं। 30 वर्षों से रचनारत कुमार मुकुल की कविता का परिदृश्य जो है, उनकी कविता का रेंज जो है बहुत बड़ा और वैविध्य लिए हुए है। आज मैं जिन कविताओं का पाठ करूंगी, कुमार मुकुल भले ही उन कविताओं से न पहचाने जा रहे हों, क्योंकि उनके पास बहुत से शेड्स हैं और यही उनकी खूबी है। आज के समय को कुमार मुकुल जितनी शिद्दत से पकड़ते हैं, समझते हैं और लगातार लोकतंत्र का जो भगवाकरण हो रहा है, उसको एक समीक्षक के तौर पर ऐसा लगता है कि एक आलोचक कवि के मन में बैठा है और होना ही चाहिए। एक अच्छा कवि वही होता है जिसको ये आलोचना की, आकलन की, मूल्यांकन की क्षमता जिसके पास होती है। विकास क्रम में लगातार कुमार मुकुल एक सचेत राजनीतिक दृष्टि संपन्न कवि बनते जा रहे हैं। उनका जो उत्तरोत्तर विकास हुआ है कविता जगत में, साहित्य जगत में, अब राजनीतिक दृष्टि जो है उनकी समृद्ध होती जा रही है, गहराती जा रही है। इनकी संवेदना आसिफा के साथ खड़ी होती है, निर्भीक होकर, बहुत साहसी होकर। और सत्ता है, प्रशासन है, ताकतवर रसूखदार लोग हैं और बलात्कार के जो आरोपित हैं उन सबको धिक्कारने में, उन सबको क्या कह सकते हैं, उघारने में और उन सबकी उसके छद्म रूप को समाज के सामने लाने में, उनकी शिनाख्त करने में कुमार मुकुल सबसे आगे हैं। कुमार मुकुल भगवा सत्ता के अपाहिज होते लोकतंत्र में, जहां धन तो बहुगुणित होता जा रहा है पर जन गण का जीवन बदलता जा रहा है, एक विराट चीख में बदलते देखते हैं कि यह आज एक ऐसे लोकतंत्र में बदलते जा रहे हैं जहां शाहों, थैली शाहों के धन 50,000 गुना बढ़ जा रहे हैं और वहीं जनगण मन आहत है। उनके ऊपर तरह तरह के टैक्स हैं, उनकी तबाही का आप देखें, उनका रहन सहन, उनका जीवन, उनका खान पान, तमाम तरह की बंदिशों से वो घिरे हुए हैं। कुमार मुकुल इस श्रृंखला में एक ज़रूरी कड़ी इसीलिए है साथियों कि मैं उनकी उन 5 कविताओं पर अपने शोधार्थियों से बात करना चाहूँगी जो कविताएं उनके प्रारंभिक समय में उनके दूसरे ही संग्रह से लिया गया है। मैं उन 5 कविताओं की ओर अपने शोधार्थियों से बात करना ज़रूरी समझती हूँ। पहली ही कविता है मर्यादाएं हम तोड़ेंगे। स्वर देखिए आप, जो बेसिक है वो कुमार मुकुल का बना रहता है, बस उसमें उत्तरोत्तर विकास होता जाता है, विद्रोह और आक्रामक होता जाता है, प्रतिरोध की भाषा और धारदार हो जाती है। पहली कविता है मर्यादाएं हम तोड़ेंगे। 3-4 आत्महत्याओं व हजारों हत्याओं के बाद एक कब्रगाह में जन्म ले रहे हैं रामलला, और बधावा नहीं बज रहा इस बार। विधवाएं सरापा जरूर भेज रही हैं। बधावा बजता ही तो क्या होता राम, अयोध्या बनवासी देती तुम्हें। फिर सीता बिन सुनी रसोई में उसकी सोने की मूर्ति देख कितने दिन जीते। अब तो बन भी नहीं रहे, कंक्रीट के इस जंगल में कहां मिलेंगे वाल्मीकि। तब लव कुश को जन्म दिए बगैर ही मर जाएगी सीता। पर तुम्हें क्या, स्त्री के कष्ट से तो टूटती नहीं है तुम्हारी मर्यादाएं। पुरोहित नियंत्रित राजसत्ताएं ही तोड़ पाती हैं उसे। शबरी के जूठे बेर खाने वालों के हाथ शंबूक वध का आदेश पारित कराकर। अब तो न शूद्र है न कवि, आहा, अब तो न शूद्र है न ऋषि, बस राजनेता है। पर न होंगे लवकुश तो क्या, हम भी तो तुम्हारे बेटे हैं राम। हम तोड़ेंगे मर्यादाएं, ग्रसेंगे हम। बंदरों भालुओं से अटी अयोध्या को पीटेंगे बांध कर। बंदरों भालुओं से अटी अयोध्या को पीटेंगे बांध कर। इस कंक्रीट के जंगल में हम मर्यादाएं तोड़ेंगे। तो मर्यादा शब्द जो है उसमें छिपे व्यंग्य को आप देखिए
कि एक एक पहनी ओढ़ी मर्यादा है, एक दिग्भ्रमित करती हुई मर्यादा है, एक छद्म रूप लिए हुए मर्यादा है। और इस छद्म रूप के, इस छल को, इस अश्लील अभिनय को, इस नाटक को कुमार मुकुल भांप लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उस पुरुष की सत्ता को और बल्कि उसकी वर्चस्व को, चाहे वह पूंजी का वर्चस्व हो चाहे पुरुष का वर्चस्व हो, कुमार मुकुल खुद एक पुरुष होने के बावजूद उस नियत को भांप लेते हैं और उस नियत को यहाँ उघारते हैं उस कविता में। इसलिए मर्यादाएं हम तोड़ेंगे। दूसरी कविता है मिथक प्यार का, बिल्कुल अलग तरह की कविता है शुद्धार्थी, और मैं चाहती थी कि आपके बीच इसका वाचन करूं, हम बात भी करते हैं। बेचैन सी एक लड़की जब झांकती है मेरी आंखों में, वहां पाती है जगत कुएं का, जिसकी तली में होता है जल, जिसमें चक्कर काटता है मछलियों, काटती हैं मछलियां रंग बिरंगी। लड़की के हाथों में टुकड़े होते हैं पत्थर के, पट पट पट। उनसे अटगोटियां खेलती है लड़की कि गिर पड़ता है एक पत्थर जगत से लुढ़क कर पानी में। टप, अच्छी लगती है ध्वनि, टप टप टप। वह गिराती जाती है पत्थर, उसका हाथ खाली हो जाता है तो वह देखती है लाल फ्रॉक पहने उसका चेहरा तलमला रहा होता है तली में। लाल फ्रॉक पहने उसका चेहरा तलमला रहा होता है तली में कि वह कहती है कू, प्रतिध्वनि लौटती है कू कू कू। लड़की समझती है कि मैंने उसे पुकारा है और हंस पड़ती है। झर 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 लौटती है प्रतिध्वनि, जैसे बारिश हो रही हो। शर्म से भीगती भाग जाती है लड़की, धम धम धम। आप देख रहे हैं ध्वनियां कुमार मुकुल की भाषा में और इन शब्दों में, खास तौर पे इन ध्वनियों में जो अर्थ हैं, जो मायने हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सुबह होती है, शाम होती है, आती है रात, आकाश उतराने लगता है मेरे भीतर, तारे छिन छिन करते कि कपकपी छूटने लगती है, कि कपकपी छूटने लगती है और तरेगन डोलते हैं सारी रात, सितारे मढ़े चंदवेसा। फिर आती है सुबह, टप झर धम धम टप झर झर, कि जगत पर उतरने लगते हैं निशान पाँव के। इसी तरह बदलती हैं ऋतुएं, आती है बरसात, पानी ऊपर आता है जगत के पास, थोड़ा झुककर ही उसे छू लिया करती है लड़की, थरथरा उठता है जल। फिर आता है जाड़ा, प्रतिबंधों की मार से कपाता, और अंत में गर्मी। और अंत में गर्मी की लड़की आती है जगत पर एक सुबह, तो जल उतर चुका होता है तली में। इस आखिरी बार उसे छू लेना चाहती है लड़की कि निचोड़ती है खुद को और टपकते हैं आंसू, टप टप। प्रतिध्वनि लौटती है, टप टप टप। लड़की को लगता है कि मैं भी रो रहा हूँ और फफक कर भाग उठती है वह, भाग चलता है जल तली से। पूरी की पूरी प्रेम की उस विरलता को, प्रेम की उस गहराई को, उस प्रथम मिलन को, उस बढ़ते परिचय को, प्रेम की उस पूरी अंतः यात्रा को कुमार मुकुल यहाँ जीवंत कर देते हैं। वह बार बार मिलना, वो मिलने की सुधियाँ, वो एक दूसरे में उतरना, एक दूसरे को इतनी गहराई से, इतनी नज़दीकी से चीन्हना, एक दूसरे में जीना, उन सुधियों को बार बार जीना, होने में और न होने में, यानी उपस्थित होने में और अनुपस्थित होने में भी उन्हीं सुधियों में अपने जीवन को रंग लेना और डूबे रहना, उसमें सराबोर रहना कुमार मुकुल। और वही प्रेम जब अपने फलागम तक नहीं पहुंचता, अपनी प्राप्ति तक नहीं पहुंचता, और प्रेम की पूरी यात्रा इसमें मुझे लगता है जैसे कि एक प्रोसेशन सा है, एक जुलूस सा चल रहा है, और आदि से अंत तक उसमें बांधे रखते हैं, उस सम्मोहन में कुमार मुकुल बांधे रखते हैं। तो उस लड़की की यात्रा, जो कुएं की जगत, जहाँ चढ़कर कुएं का जो आसपास का हिस्सा होता है उसे जगत कहते हैं, जहाँ से बाल्टी उतारी जाती है, उस जगत से जुड़ी हुई सुधियाँ, उस लड़की से जुड़ी हुई सुधियाँ
कैसे जीवन भर की धरोहर बन जाती हैं कुमार मुकुल की, और उसमें वह भीगता रहता है, उस प्रतिध्वनि को महसूसता रहता है। तो ये बेहतरीन कविता थी। अगली कविता है सबसे अच्छे खत। सबसे अच्छे खत वो नहीं होते जिनकी लिखावट सबसे साफ होती है, जिनकी भाषा सबसे खफीफ होती है, या सबसे अच्छे खत नहीं होते जिनकी लिखावट चाहे गड्ड-मड्ड होती है पर जो पढ़ी साफ साफ जाती है। सबसे अच्छे खत वो होते हैं जिनकी भाषा ऊबड़ खाबड़ होती है पर भागते भागते भी जिसे हम पढ़ लेते हैं, जिसके हर्फ चाहे धुंधले हों पर जिससे एक चेहरा साफ झलकता हो, जो मिल जाते हैं समय से और मिलते ही जिन्हें पढ़ लिया जाता है। वो खत सबसे अच्छे नहीं होते सबकी नज़र बचाकर जिन्हें छुपा देते हैं हम, जो मिल जाते हैं समय से और मिलते ही जिन्हें पढ़ लिया जाता है। वो खत सबसे अच्छे नहीं होते सबकी नज़र बचा जिन्हें छुपा देते हैं हम, और भागते फिरते हैं जिसकी खुशी में सारा दिन, शाम लैंप की रोशनी में पढ़ते हैं जिन्हें, वो सबसे अच्छे खत होते हैं। खूब इंतज़ार, जितना इंतज़ार उतनी उसकी मिठास, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे डाले जा चुके हैं, जिनका इंतज़ार होता है हमें, और जो खो जाते हैं डाक में, जिन्हें सपनों में ही पढ़ पाते हैं हम, वे सबसे अच्छे खत होते हैं। एक वो खत कि जिसे अब तक लिखा ही नहीं। ये प्रेम में भीगी हुई डूबी हुई कुमार मुकुल की एकदम अलग तरह की कविताएं हैं शोधार्थियों, और इन्हें चिन्हना ही चाहिए, चिन्हित करना ही चाहिए। कवि के अलग अलग मिजाज को, अलग अलग शेड्स को, मूड को पकड़ना ही चाहिए। और ये कविता बेहतरीन प्रेम कविताओं में आती है कि खत जो कागज़ पर पन्नों पर उतरने से पहले कितनी बार उतरता, डूबता, गहराता है उस प्रेम की और उस वृतांत की जो अनकहा रह जाता है हमेशा, जो अनसुना रह जाता है हमेशा। दरअसल वही सब कुछ उस खत की सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। अगली कविता है महानता की घिसटन। पहले वे स्त्री लिखते हैं, उन्हें लगता है कि देवी लिखा है, उन्हें लगता है कि देवी लिखा है उन्होंने। देवी एक महान शब्द, फिर वे स्त्री को सिरे से पकड़कर घसीटते हैं। कोई आवाज नहीं होती, बस लकीर रह जाती है शेष। कलाकार बताते हैं कि यह एक कलाकृति है, संगीतकार उसे साधता है सातवें स्वर की तरह। नास्तिक उसमें ढूंढता है चीख की कोई लिपि, नास्तिक उसमें ढूंढता है चीख की कोई लिपि। कवि वहां की रेत में सुखाता है अपने आंसू। अब कलाकार, नास्तिक, कवि और संगीतकार सब महान हो उठते हैं। जो वजह है, जिस उस वजह को नजरअंदाज किया जा रहा है, उस वजह को हाशिए पर किया गया है, दरकिनार किया गया है, और बाकी सब महान हो जाते हैं। उसके इर्द गिर्द जो कुछ, उसकी होने की वजह से जो कुछ होता है आसपास, उसका परिवेश, उसका वातावरण, उसके इर्द गिर्द के लोग, वे यकायक महान हो जाते हैं। और जो वजह होती है वो दरकिनार होती है, वो मुखर नहीं होने पाती, वो कभी केंद्र में नहीं आने पाती, वो ऑब्जेक्ट ही रह जाती है, उसे सब्जेक्ट बनने नहीं दिया जाता। यही तो साजिश है कि कोने अतरों में उसे रखा जाता है, उसे सजाया जाता है, उसे प्रतिष्ठित किया जाता है, उसे आदृत, समादृत, निरादृत किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही रहती है वो केंद्रीय विषय वस्तु कभी बन नहीं पाती। कुमार मुकुल की ये चिंता है। अब कलाकार, नास्तिक, कवि और संगीतकार सब महान हो उठते हैं। इस तरह एक महान शब्द की घिसटन से महानता की संस्कृति जन्म लेती है। इस तरह एक महान शब्द की घिसटन से महानता की संस्कृति जन्म लेती है। बहुत शुक्रिया।